हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। ज्ञानम अमृतसर आपके लिए लेके आए हैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर एसएससी सीजीएल 2025, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करवाएंगे सभी शिफ्ट्स ऑफ एसएससी सीजीएल 2024 रिगार्डिंग जनरल स्टडीज सेक्शन। इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे आपके साथ सभी कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर सकें। सिमिलर पैटर्न ऑफ 2024 के नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं 2025 में, वो भी आपके साथ डिस्कस करवा सकें। अगर आप अमृतसर या एडजॉइनिंग एरियाज को बिलोंग करते हैं तो फ्रेश बैचेस हमारे ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी स्टार्टिंग डेट है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, जिसमें हम बेसिक्स टू ब्रिलियंस बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हम एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 को साथ में टारगेट करवाएंगे। बाय द टाइम 2025 एंड करेगा आपके पास एक बहुत ही अच्छी सरकारी जॉब हो सकती है। स्टार्ट करते हैं आज हम सेट 3 के साथ। अगर आपने सेट 1 एंड 2 नहीं देखे तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज सेट 3 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मणिपुर इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर इज इसके अंदर जो है हिंट है, जिसमें आपका आंसर जो है उसी का कैपिटल बन रहा है, इम्फाल बन रहा है। तो ध्यान रखें, कुछ अकेडमीज आपको ज़रूर याद रखनी है, वो कोई ना कोई प्रोमिनेंट जो है पर्सनैलिटीज़ उनके नाम पे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स इज तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, अकबर के कोर्ट के नवरत्न भी रहे हैं। म्यूजिक के पर्सपेक्टिव में तानसेन जो हैं बहुत ही फेमस रहे अपने समय में। अकबर के कोर्ट के नवरत्नों में से तानसेन का नाम भी बहुत ही फेमस हुआ अपने समय में। तो यहाँ पे आपका आना है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है ये ऑर्गेनाइज करवाती है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, और इस साल का ऑर्गेनाइज करवाया गया था फ्रॉम 15 दिसंबर टिल 19 दिसंबर। ग्वालियर में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिलेटेड टू गांधी सत्याग्रह इन द ईयर 1917। 1917 का गांधी जी का इंडिया में आने के बाद का पहला सत्याग्रह रहा। इंडिया में आने का उनका साल 1915 का रहा और 9 जैन का रहा। ये हम सभी को पता है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल इसी दिन पे मनाया जाता है। 1917 में उनका इंडिया में आने के बाद का पहला सत्याग्रह रहा और वो चंपारण यानी बिहार में एक जगह जो है वहाँ का रहा, और ये इंडिगो रिवोल्ट भी था एक प्रकार से। तिनकाथिया सिस्टम जो लागू हुआ था वहाँ पे 3/20 ऑफ द लैंड मस्ट बी ग्रोन एज इंडिगो, वो यहाँ पे जो है उसके अगेंस्ट ये सत्याग्रह किया गया था। तो आंसर आपका चंपारण रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह लेड बाय गांधी जी, और यहाँ पे इनको सपोर्टिंग रोल में राजेंद्र प्रसाद जी भी आएंगे। तिनकाथिया सिस्टम के अगेंस्ट ये सत्याग्रह रहा। नेक्स्ट देखते हैं, पुबारिया हेप्टान्यूरॉन विच हैज़ बिकम एंडेंजर्ड स्पीशीज वो रहती हैं जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा रहता है, इज अ स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो स्पीशीज किस चीज़ की है इसके ऊपर क्वेश्चन है। ये स्पीशीज जो है वो ग्रास की स्पीशीज है, ग्रास की। तो ये ध्यान रखें, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में आ रहा है तो वो भी आपको ज़रूर याद रखना है एग्जामिनेशन पर्पज से। ये ग्रास की स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड की लिस्ट में लेटेस्ट ऐड हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू श्रीलंका। श्रीलंका की जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में कौन सा आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कराईकल आ रहा है। ये चारों जगहें जो हैं ये बहुत ही फेमस जगहें हैं। पुडुचेरी जो है एक नाम की हमारी यूटी है, उसमें ये चारों जगहें जो हैं यनम, कराईकल और माहे, ये चारों जगहें पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी के अंडर आती हैं। और इससे सबसे नियर बाय श्रीलंका के कौन सा पड़ता है, श्रीलंका के सबसे नियर बाय जो है वो कराईकल रहेगा। यही क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन का था। नेक्स्ट देखिए, विच 5-year प्लान प्राइमरीली फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ इनिशिएटिव। गरीबी हटाओ इनिशिएटिव जो है बहुत ही फेमस इनिशिएटिव रहा अपने समय का, और वो पूछ रहे हैं कौन से 5-year प्लान में रहा। तो ये 5th 5-year प्लान में ये इनिशिएटिव लिया गया, और ये 5th 5-year प्लान के अलावा भी आपको 5-year प्लान्स की डिटेल्स आनी चाहिए। उस प्रकार से क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट 5-year प्लान को हारोद डोमर मॉडल कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको आता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आगे जाके पंचायती सिस्टम जैसे नाम एक्वायर करेगा, तो वो भी फर्स्ट 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महालानोबिस प्लान सेकंड 5-year प्लान, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी जगहों पे स्टील प्लांट्स बनाए गए थे, जैसे भिल्लई, दुर्गापुर एज वेल एज रोड किला स्टील प्लांट्स कब बनाए गए, सेकंड 5-year प्लान्स में बनाए गए। नेक्स्ट थर्ड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोकारो का स्टील प्लांट थर्ड 5-year प्लान के अंडर बनाया गया। चाइनीज अग्रेशन हो गया था इस समय पे, साथ ही साथ इंडो पाक जो है वो भी अग्रेशन रहा। तो इन दोनों रीजंस की वजह से इन्फ्लेशन बहुत हायर साइड पे रही इन द थर्ड 5-year प्लान। नेक्स्ट देखेंगे, प्लान हॉलीडे का समय, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको दिखता है। प्लान हॉलीडे का समय रहेगा 1966 से लेकर 69 तक का। ये समय के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी फेमस हुई हमारे
देश के अंदर, तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में रहता है। 4th 5 ईयर प्लान जो है, यहाँ पे भी जो है बैंक्स नेशनलाइज हो गए। समय से आपको अंदाजा हो जाएगा 1969 से लेकर 74 तक का समय है। तो फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स जो हुई है वो इसी 5 ईयर प्लान के अंडर रही है, 4th 5 ईयर प्लान, प्लस वन मोर वॉर 1971 जिसमें बांग्लादेश लिबरेट हो गया था, तो ये भी यहाँ पे ही हुई थी। 5th 5 ईयर प्लान जो गरीबी हटाओ स्लोगन जो आज हमारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन रहा है, वो 5th ईयर प्लान का जो पार्ट रहा। रोलिंग प्लान आए, बीच में गवर्नमेंट चेंज हो गई, रोलिंग प्लान उन्होंने क्रिएट किए, तो रोलिंग प्लान का समय कब रहेगा, 78 till 80 का समय रहेगा। 7th 5 ईयर प्लान अगेन अब बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें अब बहुत ज़्यादा उसके बाद एग्जामिनेशन में आनी थोड़ी कम हो गई हैं। आफ्टर द 6th 5 ईयर प्लान एग्जामिनेशन में आपको कम दिखती हैं। कुछ मेजर बातें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल 1991 में थोड़ा सा टर्मोइल रहा फाइनेंशियली हमारे देश में, और यहाँ पे 1992 में आगे जाके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में इंट्रोड्यूस होगी, एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से फेमस हो गई। तो ये 8th 5 ईयर प्लान में हुआ। द रीजन बिहाइंड इज 1990 एंड 91 में हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, काफ़ी एडवर्स कंडीशन में चला गया था। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलपीजी रिफॉर्म्स 8th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुए। इसके अलावा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ओके थोड़ा सा कम आने लग गए हैं, इसके बाद क्वेश्चन थोड़े कम आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इंपॉर्टेंट है, 2010 में बनाया गया 11th 5 ईयर प्लान में। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 ईयर प्लान जो है वो कब स्क्रैप हो गए और उसके बाद नीति आयोग ने उसका प्लेस ले लिया। तो ये 12th ईयर प्लान में जो है वो स्क्रैप हो गए। वैसे 12th ईयर प्लान जो है वो 2017 तक कैरी फॉरवर्ड रहना था, लेकिन 2015 में ही जो है वो नीति आयोग उसकी जगह ले लेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन से साल में नीति आयोग स्टार्ट हुई, तो 2015 आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमने बताना है। They promote welfare of individuals, hence they are personal and individualistic। ये जो है ये गलत है, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, वो सोसाइटल या फिर लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी को केटर करते हैं। डीपीएसपी का ये ही पहला पार्ट ही गलत है, इंडिविजुअल नहीं होता, वो सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करता है। नेक्स्ट देखेंगे, दीज हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। द एम टू एट एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की ही बात करते हैं इन द डीपीएसपी, और दे आर पॉजिटिव। फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो वो नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं। उनके लिए फंडामेंटल राइट्स के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन डीपीएसपी के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, और यही उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पूछा है। आपका आंसर फर्स्ट बनेगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे डीपीएसपी हमने कहाँ से अडॉप्ट किए, हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी करवाया होगा। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किए हैं, और अगर आयरलैंड ऑप्शन में ना रहे तो स्पेन से अडॉप्ट भी आप कह सकते हैं। आयरलैंड ने स्पेन से अडॉप्ट किए थे, उन्होंने अपने बनाए थे। डीपीएसपी आर्टिकल 36 till 51 आपके डीपीएसपी रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, अ 13-year-old अकबर वॉज करोनेटेड इन 1556 एट कलानौर। और कलानौर कहाँ पे है, इसका क्वेश्चन है, पंजाब में है। कलानौर इज इन पंजाब। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से, बिकॉज अकबर की करोनेशन की बात चल रही है। अकबर जो है 13 to 14 ईयर्स की एज के माने गए हैं जब उनकी करोनेशन होती है, और इसी साल में 1556 में ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी होती है। अकबर और हेमू के बीच ये फाइट रहती है। अकबर खुद फाइट नहीं करेंगे, बैराम खान अपनी जगह पे वो भेजेंगे फॉर द फाइट। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का साल जो है वो भी 1556 है, और 1605 तक अकबर का टेन्योर रहेगा। अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं मुगल डायनेस्टी के। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लाइमेट किस पे डिपेंडेंट नहीं होता, रिलीफ पे डिपेंडेंट होता है। रिलीफ होता है ऑल्टीट्यूड होता है, कितना उसका जो है सी लेवल से कितना ऊंचा है, रिलीफ उसको कहेंगे। टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंडेंट नहीं होता, लोकेशन पे डिपेंडेंट होता है क्लाइमेट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी पे भी डिपेंडेंट होता है। टाइप ऑफ सॉइल जो है वो खुद डिपेंडेंट होता है क्लाइमेट के ऊपर। तो यहाँ पे रिवर्स करेक्शन ठीक बनता है। रिलीफ ऑल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है, क्लाइमेट लोकेशन के ऊपर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी पे भी क्लाइमेट डिपेंडेंट रहता है। आपका आंसर बनेगा यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच म्यूजिक नोट डिड न्यूलैंड पुट द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल इन विद हैलोजेंस। तो ये पूछ रहे हैं, एक न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। टाइम एंड अगेन एसएससी में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डू करके एक नोट था, तो आपका आंसर है यहाँ पे डू। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि हर 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहलाता था न्यूलैंड का, और उनके अकॉर्डिंगली कोबाल्ट एंड निकल उन्होंने एक नोट, म्यूजिकल नोट के तहत पुट किए थे, डू नोट के तहत। जबकि एक और एलिमेंट भी सिमिलर था, आयरन, लेकिन उसको उन्होंने काफ़ी दूर पुट किया था। ये क्वेश्चन भी आपको आया था, कौन सा एलिमेंट सिमिलर
सिमिलर चीज़ें होने के बावजूद दूर पुट किया गया इन द न्यूलैंड मॉडल, तो वो था आयरन करके। तो ये आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कह रहा है वेयर एवरी 8th एलिमेंट शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट वन। ये कब दिया गया था? 1865 में। बाद में जाके मोर एक्सेप्टेबल जो मॉडल बना वो मेंडलीव का बना। तो हमें मेंडलीव टेबल ज़्यादा जो है फेमस और एक्सेप्टेड मॉडल है ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जो केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कैलकुलेट में कौन सा गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, नॉट करेक्ट वाला। फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंप्यूट नेशनल इनकम वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उसके अंदर उन्होंने अपनी पहली कोशिश की थी नेशनल इनकम काउंट करने की। फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट टू कंप्यूट नेशनल इनकम वाज मेड बाय पीसी महालानोबिस, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पीसी महालानोबिस के द्वारा पहला अटेम्प्ट, ऑफिशियल अटेम्प्ट किया गया था। दादा भाई नौरोजी डिवाइडेड द इंडियन इकोनॉमी इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में डिवाइड तो किया गया था, पर क्या वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा था? नहीं, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं था, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू कंप्यूट नेशनल इनकम वाज बाय डॉक्टर VKRV राव, तो ये करेक्ट है। और इन्होंने ही 2 भागों में हमारी सेक्टर्स डिवाइड किए थे, यही पर्सन ने, दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया थे। तो ये आपका क्वेश्चन, ये वाली आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट में आती है, ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल इनकम के बारे में जो हमने बात की वो यहाँ पे डिस्कशन की हुई है। दादा भाई नौरोजी ने पहला अटेम्प्ट दिया 1867-68 में। फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट जो है वो दिया गया बाय महालानोबिस जी 1949। VKRV राव जी ने पहला ये सेक्टर्स को डिवाइड करने का पहला काम इन्होंने किया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर और साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी सेक्टर में उसको डिवाइड किया 1931। एंड द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू यूज द कंप्यूट नेशनल इनकम, ये भी VKRV राव जी के द्वारा 1931-32 में किया गया। तो ये आपकी डिटेल्स है नेशनल इनकम के रिगार्डिंग, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवेज विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक इन इंडिया? तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक है। ये 1920 का डाटा के अकॉर्डिंग भी ठीक है, अगर 24 के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तब भी आपका आंसर उत्तर प्रदेश ही बनता है इसमें। तो आपके दोनों पर्सपेक्टिव में करेक्ट है। इंडियन रेलवेज के ऊपर डिफरेंट और क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं, तो यहाँ पे देखें, इंडियन रेलवेज पहली कब स्टार्ट की गई? 1853 में स्टार्ट की गई। वो रास्ता कहाँ से? 14 कैरेजेस उसके अंदर थी, फर्स्ट जो कैरी करा उसने, उसके अंदर 14 कैरेजेस थे। प्लस वो कहाँ से कहाँ तक गई ये तो आप सभी को पता होगा, मुंबई टू थाने गई, 34 किलोमीटर्स का रास्ता था उसके अंदर। लेटेस्ट न्यूज़ इसके ऊपर क्या चल रही है आजकल, एक जम्मू रेलवे डिवीजन नई क्रिएट की गई है, जो टोटल डिवीजन्स को 69th रेलवे डिवीजन के तौर पे वो क्रिएट की गई है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, लेटेस्ट जो रेलवे डिवीजन क्रिएट की गई है दैट इज जम्मू रेलवे डिवीजन। ये अभी आपका क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखेंगे, विच गवर्नमेंट ऑनर्ड अ डिस्टिंग्विश्ड परकुशनिस्ट नेम्ड पंडित अनिंदु चैटर्जी जी विद द बंगा विभूषण अवार्ड 2022? तो ये एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है जिसके साथ किस पर्सन को ऑनर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये चैटर्जी वर्ड से आपको थोड़ा सा हिंट लगेगा कि ये वेस्ट बंगाल के पर्सन है। थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने से आप जो है, ये तबला बहुत ही फेमस तबला प्लेयर हैं, वेरी फेमस तबला प्लेयर, और फरुखाबाद घराना से बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर कोई पर्सन को कोई बहुत ही अच्छा ऑनर मिलता है तो उनका कौन सा घराना है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी? तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी को गुरपुरब के तौर पे मनाया जाता है। मोस्टली आपको पंजाब में दिखेगा, ये गुरपुरब के तौर पे मनाया जाता है, वेरी फेमस। Who was appointed as India's 28th Controller General of Account CGA in March 2023? तो 2024 के एग्जामिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, वो 23 के एक जो है CGA के बारे में पूछ रहे हैं, न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में। उस समय पे SS दुबे जी अपॉइंट हुए थे। तो इसका मतलब है कि नई अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपने ज़रूर याद करके जानी है। उसी के रिगार्डिंग जो नई अपॉइंटमेंट्स अभी हुई हैं वो ज़रूर देख लें। गणेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, शक्तिकांत दास प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM नरेंद्र मोदी जी, BVR सुब्रमण्यम जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, जे शाह चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, के संजय मूर्ति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कैग कहलाती है, कैग की पोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस संजीव खन्ना जी 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये चेयरमैन ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम
ऑडिट इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ बहुत ही फेमस जो अपॉइंटमेंट्स हुई लेटेस्ट 2024 एंड 25 में, वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किया आपके फैसिलिटेशन के लिए। नेक्स्ट देखें, द पार्लियामेंट पास द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 टू रिपील एंड रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा रहेगा, मरीन एड्स एंड नेविगेशन की बात हो रही है। ये लाइट हाउस एक्ट 1927 को रिप्लेस किया था। तो अगर आपके समय पे 2024-25 में जो भी आपको लगते हैं नए लॉज बने हैं, अगर उसने किसी को रिप्लेस किया है तो वो भी आपको जरूर आना चाहिए किसको रिप्लेस किया है। तो एक लाइट हाउस हमारा जो वो था, एक लीगल हमारा लॉ था, उसको रिप्लेस किया है लाइट हाउस लॉ 2019-27 के लॉ को रिप्लेस किया गया बाय द न्यू नेविगेशन एक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड, अगर पेरिशेबल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी जो है वो खराब हो जाएगा, नॉन पेरिशेबल जो थोड़ा समय लेके जो है वो एक्सपायरी रहती है। तो मीट देखेंगे बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, कर्ड्स बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, मिल्क बहुत जल्दी। पल्सेस जो हैं दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पे आंसर आपका पल्सेस बनना है। नॉन पेरिशेबल का मतलब है वो थोड़े समय के साथ आप प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं। पेरिशेबल फूड को रखना पॉसिबल नहीं रहेगा, वो बैक्टीरिया या वायरस से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है पल्सेस। तो पेरिशेबल फूड, नॉन पेरिशेबल, तो यहाँ पे उसके कुछ बेसिक चीज़ें आपको दी हैं, आप ज़रूर स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप ज़रूर इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड एट द नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2022 सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन ऑन 30 नवंबर 2022। तो आप ध्यान रखें, कोई भी ऐसा नया अवार्ड 2023, 24, 25 में अगर रहे तो आपको उसके नंबर ऑफ अवार्ड्स भी कितने मिले वो आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका आंसर 44 है, आपको लेटेस्ट का याद रखना है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प्ड राजा राम मोहन रॉय लीगली अबॉलिश सती प्रथा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है उन्होंने अपने समय में अबॉलिश करवाया था सती सिस्टम को, और राजा राम मोहन रॉय के बहुत से एफर्ट्स लगे थे उस प्रथा को रिमूव करने के लिए। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है इसी रीजन से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखें, ये गवर्नर जनरल्स के ऊपर क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जामिनेशन में रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और साथ ही में उनका कुछ इंपॉर्टेंट उनके समय पे जो चीज़ हुई उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, करजौन के समय पे पार्टीशन ऑफ बंगाल रहा। विलियम बेंटिंग, ये देखिए अबॉलिशन ऑफ सती एज वेल एज फीमेल इन्फेंटिसाइड भी उन्होंने अबॉलिश करी। वेलेस्ली के समय पे सब्सिडरी अलायंस, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कैनिंग के समय पे 1857 की क्रांति रही, और कैनिंग ही पहले वाइसरॉय रहे और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। डलहौजी जो है रेलवेज उनके समय पे इंट्रोड्यूस हुई, पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी उनके समय पे इंट्रोड्यूस हुई, इंडियन एंट्री टू आईसीएस भी इन्हीं के समय पे हुई, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो बहुत ही इनफेमस एक प्रथा जो थी वो इन्होंने स्टार्ट की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये एक मेजर रीज़न बनाई गई थी फॉर 1857 की क्रांति का मेजर रीज़न डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, मकौले जो है उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। वेवल जो हैं उनके समय पे शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, वेवल प्लान भी कहते हैं कई बार हम उसे। कॉर्नवालिस जो है उनके समय परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, 3 टाइप ऑफ सेटलमेंट सिस्टम रहे हमारे देश में जो मेजरली जो फेमस हुए। एक है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा है रायतवाड़ी सिस्टम, तीसरा है महलवाड़ी सिस्टम। पंजाब की बात करें, महलवाड़ी सिस्टम ज़्यादा फेमस हुआ वहाँ पे। रिपन के समय पे पंचायती राज सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये इंट्रोड्यूस किया गया इनके द्वारा। एंड लाइटन के द्वारा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट एज वेल एज आर्म्स एक्ट की बात भी करें तो वो भी लाइटन के द्वारा किया गया 1878 में। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड। पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कब हेल्ड हुई? 1980 आपका आंसर रहेगा। तो फर्स्ट इवेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन इंडिया कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट देखें, द डिकम्पोजिशन ऑफ गैशियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लैटिनम सरफेस इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के ऊपर एक चीज, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपने में रहता क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि कितनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंडेंट ही नहीं होता, उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर में प्लैटिनम सरफेस जो है वो सैचुरेट हो जाता है अमोनिया से। तो जब सैचुरेट हो गया, सैचुरेट का मतलब कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, उसके बाद अमोनिया की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उससे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का फर्क नहीं रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैस्कॉट ऑफ FIH मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2023? कोई भी वर्ल्ड कप या वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट कोई चैंपियनशिप हो रही है तो उसका मैस्कॉट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आंसर आपका ऑली रहेगा, ऑली। तो ऑली इस प्रकार से एक टर्टल था जिसका आपका आंसर है फॉर दिस द मैस्कॉट ऑफ मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2023।
नेक्स्ट देखें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फीचर है जो हमें बताना है। पार्शियल जुडिशियल सिस्टम, नो, पार्शियल वी डोंट हैव अ पार्शियल जुडिशियल सिस्टम। ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, नो वी डोंट हैव ड्यूअल, हमारे पास सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम इज करेक्ट, प्लूरल भी गलत है, तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एव्स। तो बहुत ही बायो का फेमस क्वेश्चन है। एव्स जो हैं वो हम बर्ड्स को कह देते हैं, बर्ड्स को। तो इसी प्रकार से और भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर एव्स जो हैं वो हम बर्ड्स को कह सकते हैं, तो पाइसिस जो हैं वो हम फिशिस को कह सकते हैं, और फ्रॉग्स जो हैं उनको हम एम्फीबिया भी कहते हैं। एम्फीबियंस होते हैं फ्रॉग्स जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। स्नेक्स को रेप्टाइल्स की कैटेगरी में पुट किया जाता है, साथ में सर्पेंटाइन्स भी कह देते हैं उनको। नेक्स्ट देखते हैं, Mahabalipuram emerged as an important center of temple architecture under which of the following kingdoms of South India। तो पल्लव्स के समय पे महाबलीपुरम emerged as an important center। ध्यान रखें, पल्लव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आई थी जिसमें महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा आए थे। तो पल्लव डायनेस्टी के समय पे महाबलीपुरम जो है वो भी बहुत ही फेमस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है जी, आज के लिए हमारे 25 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट होते हैं। सेट 3 आज हमने कंप्लीट किया है। हम कोशिश करेंगे कि 36 सेट्स बहुत ही जल्दी हम रिलीज़ कर दें, सो दैट आप सारे जो हैं अपने SSC CGL 2025 के लिए पूरे तरीके से जल्दी से तैयार हो जाए। थैंक यू वेरी मच।